हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था सेग। ठीक है, सेग क्या होती है और उसका एक डेरिवेशन करा था हमने। सेग के फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन करा था, फॉर्मूले को डेरिवेट करा था। ठीक, और हमने देखा था कि सेग क्या होती है। ठीक है, ठीक, सेग का फॉर्मूला क्या था, ये था एस इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी। एस क्या है यहाँ पे, सेग है। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेट ऑफ कंडक्टर है डब्ल्यू। एल क्या है, एल है दो पोल के बीच की दूरी, स्पैन। ठीक है, दो पोल हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, मान लो एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक, इनके बीच की जो दूरी होगी वो एल होगी। ठीक, एल दो पोल के बीच की दूरी। और टी क्या है, ठीक, ये क्या है, टेंशन। टी क्या है, टेंशन, तनाव। ठीक है, जो चालक पर जो तनाव लग रहा है हमारा कंडक्टर पर, वो तनाव है ये। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा सेक था। ठीक, इसको किलोग्राम में लेते हैं, सेक को लेते हैं किलोग्राम में। ठीक ठीक, चलिए अब देखेंगे हम सेक को प्रभावित करने वाले कारक कि हमारा जो सेक है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर इनका सेक पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहला कारक क्या है हमारा, चालक का भार। ठीक, डब्लू। ठीक, तो सबसे पहला जो कारक है जो प्रभाव डालता है वह है हमारा चालक का भार, डब्लू, ये जो है। ठीक, ये क्या होता है, एस क्या होता है, इसके समानुपाती होता है चालक के भार के। सेग जो है चालक के भार के समानुपाती होती है। ठीक, मतलब जब चालक का भार ज़्यादा होगा तो सेग ज़्यादा होगी। भाई सेग क्या होती है, यही तो होती है सेग। ये दो पोल है हमारे। ठीक, ये क्या, जो मिनिमम पॉइंट होता है यही तो सेग होता है। ठीक, पोल के बिंदुओं और कंडक्टर के जो निम्नतम बिंदु है उनके जो लेवल होते हैं, उनका जो अंतर होता है, उनको तो सेग कहते हैं। ठीक, तो ये मिनिमम पॉइंट हमारा सेग कहलाता है। ये किसके कारण होता है, कंडक्टर के खुद के भार के कारण होती है। कल हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे ना सेग से रिलेटेड, तो ये सेग क्या है, ये किसके कारण होती है, कंडक्टर के खुद के भार के कारण होती है ये सेग। ठीक, ठीक है, तो ये क्या है, जितना भार, ये क्या है, भार के, कंडक्टर के भार के समानुपाती होती है। मतलब जितना भार ज़्यादा होगा सेग उतनी ज़्यादा होगी। अगर मान लो अभी हमारा कंडक्टर है ये, ठीक, इसका भार है 1 किलोग्राम पर यूनिट लेंथ, इसका भार है। अगर 2 किलोग्राम हो गया, बढ़ गया 1 किलोग्राम से, तो ये और बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी सेग। बात समझ में आ गया। तो ये मिनिमम पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा सेग होगी, सॉरी, जितना ज़्यादा वेट होगा सेग हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर कम हो गया, इससे वेट हमारा कम हो गया, तो सेग यहाँ आ जाएगी, तो मिनिमम पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो सेग इतनी रह गई। बात समझ में आ गई। तो वेट पर निर्भर करता है, वेट बढ़ेगा तो सेग बढ़ेगी, वेट कम होगा तो वेट कम होगा तो सेग कम होगी। अर्थात चालक के भार के समानुपाती होती है। ठीक, क्या, सेग चालक के भार के समानुपाती होती है। ठीक, वेट पर निर्भर करती है, जैसे वेट बढ़ेगा वैसे सेग बढ़ेगी, अगर वेट घटेगा तो सेग घटेगी। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, दो सपोर्ट के बीच की दूरी, मतलब लाइन स्पैन पर निर्भर करती है। एक तो भार, चालक का भार प्रभावित करता है सेग को, दूसरा क्या करता है, जो पोल होते हैं, सपोर्ट किन्हें कहते हैं भाई, पोल या टॉवर को ही तो कहते हैं। ठीक, तो जो पोल होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है जिसे हम लाइन स्पैन कहते हैं, लाइन स्पैन। ठीक, जो पोल के बीच की दूरी होती है उन पर भी सेग निर्भर करती है। मान लो पोल अभी इतने हैं तो ठीक, सेग इतनी है। अगर पोल की ये वाली दूरी बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है सेग बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, सेग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, तो पोल के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो ये देखो एस क्या है, ये एस, ये एल क्या है, यही तो है पोल के बीच की दूरी, लाइन स्पैन एल। ठीक, तो एल स्क्वायर के समानुपाती है। तो सेग क्या है हमारी, सेग एल स्क्वायर के समानुपाती है। बात समझ में आ गई। दो सपोर्ट के बीच की जो दूरी है लाइन स्पैन, उसके स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब अगर हमारी ये लाइन स्पैन थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो सेग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ हमने एक तीर दिखाया, यहाँ डबल दिखाया, मतलब लाइन स्पैन पोल के या सपोर्ट के बीच की दूरी हल्की सी भी बढ़ेगी तो ये, मान लो ये 2 बढ़ रही है तो ये 4 गुना बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। ये दोगुना अगर कर दी हमने, पोल के बीच की दूरी दुगनी कर दी तो ये 4 गुनी हो जाएगी। अगर कम कर दी, मान लो अगर ये हमने घटा के 4 से 2 कर दी, ठीक, तब भी हमारा क्या होगी, लाइन स्पैन कम हो जाएगी। ठीक,
तो हमारे क्या हल्की सी दूरी बढ़ने पर भी हमारी स्पैन बढ़ जाती है, और अगर दूरी कम कर देंगे हल्की सी भी तो हमारी लाइन स्पैन और कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। मान लो हमने क्या करा भाई, 1 से आधी कर दी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वो 0.25 हो जाएगी सेक घट के। भाई अगर हमारा क्या है दूरी 1 है, ठीक है, 1 मीटर है, तो हमने अगर आधा मीटर कर दी, 0.5 मीटर कर दी, तो घट के कितनी हो जाएगी सेक 0.25 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो लाइन सपोर्ट के बीच की सेक लाइन सपोर्ट के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है सेक। ठीक है, तो हल्की सी दूरी बढ़ेगी सेक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, हल्की सी दूरी घटेगी तो सेक बहुत तेज़ी से घटेगी। बात समझ में आ गई। तो चालक पर निर्भर करती है, चालक के भार पर निर्भर करती है, और पोल के बीच की दूरी या लाइन स्पैन पर निर्भर करती है हमारी सेक। अगला देखते हैं, चालक के तनाव पर निर्भर करती है। S=WL² अपॉन 8T है ना, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक, तो चालक के तनाव पर, जो चालक का तनाव है, कंडक्टर पर जो हमारा टेंशन लग रही है, तनाव लग रहा है, तो उस पर निर्भर करती है। सेग चालक के तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, हल्का सा तनाव बढ़ेगा तो सेक कम हो जाएगी। बात समझ में आई। भाई टेंशन बढ़ा देंगे, मान लो 2 पोल हैं ये मेरे, ठीक, ये 2 पोल हैं, टेंशन मैंने क्या है बढ़ा दी, कंडक्टर के जो चालक है, चालक की टेंशन बढ़ा दी मैंने, तो क्या होगा सेक कम हो जाएगी ना। भाई कम ढील दूंगा, अगर ज़्यादा ढील दी, भाई अगर ज़्यादा ढील दी तो नीचे आ जाएगा ये कंडक्टर। बात समझ में आ गई। और इसको मैं खींच दूंगा, इस पर तनाव बढ़ा दूंगा तो ये तनाव बल के कारण ऐसे हो जाएगा, और बढ़ा दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो तनाव बढ़ाने पर सेक कम हो जाएगी, और तनाव को कम करने पर सेक बढ़ जाएगी। अब ढील दे दूंगा, तनाव इतना था मेरा, मान लो शुरू में मेरा तनाव इतना था मान लो, तो मैंने उसको ढीला कर दिया, तनाव इस पर जो फोर्स टेंशन लग रही है उसको कम कर दिया, तो हमारा ये इतना हो जाएगा। बात समझ में आई, सेक बढ़ जाएगी। तो तनाव को कम करने पर सेक बढ़ जाती है, और तनाव को बढ़ाने पर सेक कम हो जाती है। ठीक, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चालक के तनाव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। ठीक, तो तापमान बढ़ाने पर देखो मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में सेक क्या होती है, बताया था, पॉइंट कुछ बताए थे। गर्मी के मौसम में सेक बढ़ जाती है, और सर्दी के मौसम में सेक कम हो जाती है। तो टेम्परेचर के भी समानुपाती होती है सेक। बात समझ में आ गई, सेक टेम्परेचर की समानुपाती होती है, मतलब ये जो है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो सेक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ती है। ठीक, और अगर टेम्परेचर कम होगा मतलब ठंड होगी, गर्मी कम होगी, ठंड होगी, तो सेक भी कम होगी, क्योंकि चालक की लंबाई घटती है, सिकुड़ता है चालक। बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है सेक। तो ये जो सेक क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ठीक है, पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक से आप क्या समझते हैं, और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक, तो सेक की डेफिनेशन लिखना है, और उसको प्रभावित करने वाले ये 4 कारक लिखना है। ठीक है, या फिर डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन कि भाई उसके सेक के फॉर्मूलों की व्युत्पत्ति कीजिए, और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग। ठीक, सेक पर, जो सेक है हमारी, सेक पर इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग ऑन सेग, यहाँ ऑन सेग लिखना भूल गया। ठीक, तो ऑन सेग होगा। ठीक है, सेग पर हिंदी में इसको लिखेंगे सेग पर वायु तथा आइस लोडिंग, मतलब बर्फ लोड हो जाती है जो, ठीक, आइस लोडिंग का प्रभाव। ठीक है, सेग पर वायु तथा आइस लोडिंग का प्रभाव, बर्फ़ जो जम जाती है ना, भाई कंडक्टर होते हैं जो पहाड़ी एरिया होते हैं, उन पर कंडक्टर पर बर्फ़ जम जाती है। ठीक, तो भार बढ़ जाता है। तो अभी हम देखेंगे क्या, जो हमारे पहाड़ी एरिया होते हैं उन पर बर्फ़ पड़ती है ना, तो कंडक्टर पर बर्फ़ जम जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और हवा तेज़ चलती है, तो हवा के तेज़ चलने के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है सेक पर, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, कि हवा का और जो बर्फ़ जम जाती है आइस लोडिंग, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे
हमारी सैग पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी दिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक, ये आता है। चलिए इसको देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। चलो तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था S इक्वल टू WL² ठीक, वो सॉरी 8T। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक ठीक, ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले से सैग केवल शांत वायु तथा तापमान पर ही निकाल सकते हैं, जबकि केवल कंडक्टर का वेट एक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो सैग का फार्मूला है ना, इस सैग के फार्मूले से हम अगर सैग का कैलकुलेशन करेंगे, सैग निकालेंगे, अगर हमें इन सारी चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, ठीक, W, L और T की, तो अगर हमें सैग निकालना है इस फार्मूले से, ठीक, तो इस फार्मूले से सैग हम कब निकाल सकते हैं? केवल जब वायु शांत हो, वातावरण शांत है, हवा बहुत तेज़ नहीं चल रही, हल्की हल्की चल रही है, जो नॉर्मल कंडीशन में चलती है। जब वायु शांत हो और तापमान को हम एकदम कांस्टेंट माने, ठीक, तापमान कांस्टेंट हो, समान हो, ठीक है, शांत वायु तथा समान तापमान, एक समान तापमान, ठीक है, एक समान तापमान, शांत वायु तथा एक समान तापमान पर ही निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से सैग का कैलकुलेशन हम कब कर सकते हैं? जब वायु शांत हो, ठीक, बहुत जैसे नॉर्मल कंडीशन में चलती है वैसी वायु चलती हो, हवा चलती हो, और तापमान हम कांस्टेंट मान लें, एक समान मान लें, तभी हम सैग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस कंडीशन में क्या होगा? कंडक्टर का वेट एक्टिव होगा केवल, क्या, जो हमारी हवा चल रही है ना, हवा का इफेक्ट लगभग 0 पड़ेगा, ठीक है, लगभग नेगलेक्ट पड़ेगा। हवा कोई इतनी हल्की चल रही है, मतलब नॉर्मली जो चलती है वैसे चल रही है, तो सैग पर हवा का कोई इफेक्ट नहीं है, तो सैग के इफेक्ट को हम नेगलेक्ट मानेंगे। और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट को हम नेगलेक्ट मानेंगे। तो इस कंडीशन में क्या, केवल हमारे जो कंडक्टर है ना, उसका वेट एक्टिव होगा, उसके वेट को ही हम मानेंगे जो कंडक्टर का वेट है। बाकी कोई सा वेट या कोई सा फोर्स कंडक्टर पर नहीं लग रहा है इस समय, नहीं हवा का फोर्स लग रहा है कोई, नहीं टेम्परेचर के कारण कुछ इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इस समय क्या होगा? जब वायु शांत होगी और एक समान टेम्परेचर होगा, तो केवल कंडक्टर का वेट एक्टिव होगा, केवल जो कंडक्टर का वेट होगा, सैग केवल उसी के कारण उत्पन्न होगी। बात समझ में आ गई? इस समय सैग केवल कंडक्टर के वेट के कारण उत्पन्न होगी। तो उस सैग को हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, S इक्वल टू WL²/8T, ठीक, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन क्या होता है, देखो अब नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कंडक्टर पर बर्फ़ की परत जम जाती है, ठीक। लेकिन ये हमने क्या करा, ये हमने जो हमारे प्लेन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे यूपी वगैरह में, वहाँ पे सैग की कैलकुलेशन की बात हो रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कंडक्टर पर बर्फ़ की परत जम जाती है, ठीक। तो क्या होता है, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बर्फ़ गिरती है ज़्यादा सर्दियों में, या कभी कभी कहीं कहीं हमेशा पड़ती रहती है। तो उन पर क्या होती है, कंडक्टर के ऊपर, चालक के ऊपर बर्फ़ की परत जम जाती है मोटी सी, और हवा तेज़ चलती है वहाँ पे, ठीक, बर्फ़ की परत भी जम जाती है, हवाएं भी तेज़ चलती हैं वहाँ पे। बात समझ में आ गई? तब उस समय कंडक्टर पर 3 बल कार्य करते हैं। इस समय इस कंडीशन में क्या था, एक समान, जब वायु शांत थी और एक समान तापमान था, तो उस समय केवल कंडक्टर का वेट काम कर रहा था, ठीक। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो कंडक्टर का वेट खुद का होगा, उसके बाद बर्फ़ की परत जम गई तो उसका वेट, ठीक, और उसके बाद हवा तेज़ चली तो हवा का फोर्स लगेगा उस पर। बात समझ में आ गई? हवा भी चल रही है पहाड़ी एरिया में, एक तो बर्फ़ जम गई, ऊपर से हवा चल रही है, और ऊपर से कंडक्टर का खुद का भार, ठीक है। तब उस समय कंडक्टर पर 3 बल लगते हैं। सबसे पहला बल क्या लगता है? कंडक्टर का स्वयं का भार नीचे की ओर। अब कंडक्टर का खुद का भार कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, नीचे की ओर लगेगा कंडक्टर का खुद का भार। और दूसरा क्या है, बर्फ़ का भार नीचे की ओर। एक तो कंडक्टर का भार है वो नीचे की ओर लग रहा है, उसके बाद क्या है, बर्फ़ जम गई, बर्फ़ की परत जम गई, उसका वेट होगा, वो भी नीचे की ओर लगेगा। हम जाहिर सी बात है नीचे की ओर लगेगा, जो वेट होता है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर ही लगता है ना भाई, नीचे की ओर एक्टिव होता है ना। उसके बाद वायु का दाब या वायु द्वारा लगाया गया बल क्षैतिज दिशा में, ठीक। तो 3 बल लग रहे हैं यहाँ पे, इस कंडीशन में 3 बल लग रहे हैं। पहला क्या, कंडक्टर का खुद का भार वो नीचे की ओर लगेगा। बात समझ में आ गई? मान लो ये कंडक्टर है मेरा, ठीक, तो इस पर एक बल कहाँ लगेगा, ये कंडक्टर है मान लो, तो इस पर बल एक नीचे की ओर लगेगा, इसका खुद का बल,
इसका खुद के वेट के कारण इस पर एक नीचे की ओर बल लगेगा, ठीक। और दूसरा क्या है, कंडक्टर इस पर क्या है, एक मोटी सी लेयर जम गई इसके ऊपर, इसके चारों ओर यहाँ पे मोटी सी लेयर जम गई, तो उसका भार भी हमारा क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। उसके बाद दो हो गए। उसके बाद तीसरा क्या होगा, वायु, हवा चल रही है। तो हवा ऐसे थोड़ी चलती है भाई ऊपर से नीचे की ओर, हवा तो ऐसे चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है, इस डायरेक्शन से भाई, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ चलेगी। तो हमारा जो वायु का दाब या वायु द्वारा लगाएगा कहाँ लगेगा, क्षैतिज दिशा में। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की क्षैतिज दिशा में तो लगेगा, ऊपर से नीचे थोड़ी लगेगा, क्योंकि हवा तो ऐसे चलती है। तो कंडक्टर का भार कहाँ लगेगा, क्षैतिज दिशा में लगेगा। कंडक्टर का बल या कंडक्टर के द्वारा लगाया गया फोर्स, और बाकी दोनों बल कंडक्टर का खुद का भार और आइस लोडिंग के कारण बाकी दोनों बल कहाँ लगेंगे, नीचे की ओर लगेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमने दिखा भी दिया, देखो मान लो हमारा कोई कंडक्टर था, ये कोई कंडक्टर था नॉर्मल कंडीशन में, ये कोई कंडक्टर था, ठीक, जिसका हमारा डायमीटर डी था। बात समझ आ गई। कोई कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में था, उसका डायमीटर डी था, लेकिन क्या हुआ, पहाड़ी क्षेत्र में इस पर क्या हुआ, बर्फ़ जम गई। ये क्या है, ये देखो, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर जितना भी ये दिखाया गया ना, ये जितना भी इसके ऊपर दिखाया गया, ये क्या है, आइस लोडिंग, ये दिखा दिया। देखो ये क्या है, ये हमारा आइस लोडिंग, और ये क्या है, कंडक्टर, ये कंडक्टर, ठीक। और ये ऊपर क्या जमी है, इसके बर्फ़, आइस लोडिंग। तो हमने क्या मान लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो मोटाई है वो क्या है, टी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये भी टी होगी। बात समझ में आ गई। तो बर्फ़ की मोटाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, टी है, ठीक, हमने टी मान ली। तो यहाँ दिखा दिया, देखो हमने डी इक्वल टू कंडक्टर का व्यास, कंडक्टर का डायमीटर, और टी इक्वल टू बर्फ़ की परत की मोटाई। टी क्या है, बर्फ़ की परत, जो हमारी बर्फ़ की परत जमी है कंडक्टर पर, ये कंडक्टर है ना, इस पर बर्फ़ की जो परत जमी है, ठीक, तो उसकी मोटाई क्या ली हमने, टी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक यही तो परत होगी भाई, तो टी मोटाई की हमने मान लिया परत जमी है। बात समझ में आ गई। और ये हमारा कंडक्टर है, ठीक। तो इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में, ये देखो ये डायरेक्शन दिखाई गई है, ये डायरेक्शन, ये क्या लग रहा है, हमारा हवा लग रही है। वायु का दाब या वायु द्वारा लगाया गया फोर्स, वो कहाँ लग रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा है। बात समझ में आ गई। ये कंडक्टर है, तो हवा ऐसे चलती है ना, यहाँ से यहाँ चलेगी या यहाँ से यहाँ चलेगी, तो हवा द्वारा कहाँ लग रहा है फोर्स, क्षैतिज दिशा में लग रहा है, ठीक। ये हमने दिखा दी विंड, हवा के द्वारा। अब देखो इस कंडक्टर पर दो बल लग रहे हैं, एक इस कंडक्टर के खुद के बल के, इस कंडक्टर के खुद के भार के कारण नीचे की ओर एक बल लगेगा, और दूसरा इस आइस लोडिंग का जो भार होगा इसके कारण। तो नीचे की ओर कितने बल लग रहे हैं, दो बल। तो हमने दिखा दिया, देखो ये कंडक्टर था, मान लिया कोई, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर पर दो बल कहाँ लग रहे हैं, नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में हमने नीचे की ओर दिखा दी। एक W प्लस WI, W क्या है, कंडक्टर का खुद का भार, और WI क्या है, आइस लोडिंग का भार, ठीक। W क्या है, कंडक्टर का खुद का भार, और WI आइस का भार, जो बर्फ़ की परत जम गई ना उसका भार है। तो ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे की ओर लग रहा है ना एक साथ भाई। ये इसके भार के इसका जो भार है वो, और जो बर्फ़ का भार है, तो इनके कारण जो बल लगेगा वो दोनों एक साथ लगेंगे ना नीचे की ओर। तो ये दोनों क्या लग रहे हैं, एक साथ नीचे की ओर हमने दिखा दिया। ये देखो, ये हमारा क्या कंडक्टर है, इस पर नीचे की ओर, ये नीचे की ओर हमने दिखा दिया एरो लगाकर, दो बॉल एक साथ लग रहे हैं, एक कंडक्टर के भार के कारण प्लस आइस लोडिंग के भार के कारण, ठीक। उसके बाद देखो हवा का बल कहाँ लग रहा है, क्षैतिज दिशा में। तो ये हमने दिखा दिया, हवा का बल क्षैतिज दिशा में, W सफिक्स में W, मतलब विंड का फोर्स, हवा का फोर्स, ठीक है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू विंड, ठीक, हवा के द्वारा लगाया गया फोर्स कहाँ लग रहा है, क्षैतिज दिशा में। और बर्फ़ और कंडक्टर खुद के कारण फोर्स का खुद के भार के कारण फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो ये हमने दिखा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हमने मान लिया इन दोनों का रिजल्टेंट WT होगा, WT मान लिया हमने, ठीक। बात समझ में आ गई, WT मान लिया। और ये हमने कोई मान लिया थीटा, कोई थीटा एंगल है, ठीक है, कोई एंगल थीटा मान लिया हमने। बात समझ में आ गई। तो हमें ये WT निकालना है, ठीक है। वहाँ हम केवल क्या ले थे, वहाँ पे केवल भाई, वहाँ पे क्या था, नॉर्मल कंडीशन में केवल W एक्टिव था, तो W ले रहे थे सेक के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स ये, एक फोर्स ये। तो अब हम इनका क्या लेंगे, रिजल्टेंट जो निकलेगा, रिजल्टेंट ये है ना WT की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे। तो WT इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज WT क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर
WT का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ये क्या हो रहा है देखो हमारा, ठीक। तो WT हमारा ऐसे निकल जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो WT हमारा ऐसे निकल जाएगा। ये हमने WT निकाल लिया, ठीक है, ये WT निकाल लिया। ये अब हमने दिखाया यहाँ क्या है, जहाँ पे क्या है W इक्वल टू क्या है, कंडक्टर की प्रति एकांक पर यूनिट लंबाई का भार, ठीक। W क्या है यहाँ पे, W कंडक्टर की प्रति एकांक या प्रति इकाई पर यूनिट लंबाई का भार, मतलब 1 मीटर लंबाई का भार है ये, ठीक है, ठीक W। और WI कंडक्टर की प्रति एकांक लंबाई पर बर्फ़ का भार। WI क्या है, कंडक्टर की प्रति एकांक लंबाई पर 1 मीटर, मान लिया 1 मीटर लंबाई पर जो बर्फ़ का भार है वह WI मान लिया हमने। और ठीक, तो WI अगर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है तो क्या होगा भाई, हमें मालूम है W क्या है, वेट कोई सा भी वेट है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी। तो आइस का वेट क्या होगा, WI मतलब आइस का वेट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, ठीक भाई। W इक्वल टू, ये भाई W इक्वल टू वेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ठीक। W इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है भाई। हमें कोई भार निकालना है, ठीक, ठीक है, कोई द्रव्यमान निकालना है, ठीक। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है। अब आइस का निकालना तो आइस का वेट इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। तो WI इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, ये डेंसिटी ऑफ आइस हम निकाल लेंगे, ठीक। ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ना, डेंसिटी ऑफ आइस, ये तो नोन वैल्यू है, ठीक। इनटू ये क्या होगा हमारा वॉल्यूम कैसे निकालोगे, हमें मालूम है जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही तो होता है। डी मतलब डायमीटर का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऐसे निकलेगा, इंटू लेंथ कितनी ली है, 1 मीटर, तो 1 लिख दिया, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, π/4 d + 2t - d स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, आइस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक। आइस का वॉल्यूम निकालना है ना, तो आइस का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आइस का एरिया कैसे निकलेगा, तो आइस का एरिया π/4 इंटू डायमीटर, आइस के डायमीटर का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। हम एरिया कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं एरिया, ठीक। तो π/4 और डी क्या निकालेंगे यहाँ पे हम, आइस का डायमीटर निकालेंगे, यही तो निकालेंगे, आइस का डायमीटर तो निकालेंगे। तो आइस का डायमीटर कैसे निकालोगे भाई, इस पूरे डायमीटर में से इस कंडक्टर का डायमीटर घटा देंगे तभी तो निकलेगा, ठीक। इसके पूरे आइस के पूरे डायमीटर, आइस का पूरा डायमीटर यहाँ तक तो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इसको ऐसे ले लें तो आइस का पूरा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ही होगा, ठीक। आइस का डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही तो होगा। तो भाई इस पूरे डायमीटर में से इसको घटा देना, तो 2t + d - d, वो सॉरी हाँ यही है, 2t + d का स्क्वायर - d स्क्वायर, माइनस ये वाला एरिया हम घटा देंगे ना भाई। हमें पूरा निकालना है ना, पूरा आइस लोडिंग का, पूरा आइस का निकालना है ना, तो इतना पूरा निकालेंगे ये। तो 2t + d - d स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो d + 2t का स्क्वायर - d स्क्वायर इंटू लंबाई, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब इसको ओपन कर देंगे तो d स्क्वायर + 4t स्क्वायर + 4dt माइनस का d स्क्वायर इंटू 1 क्या है, 1 मीटर लंबाई ली थी ना इसलिए, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एरिया था। भाई आयतन क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई, तो एरिया ये है और लंबाई 1 मीटर ली हमने, ठीक। तो d यहाँ इसको ओपन करा था तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 4t स्क्वायर + 4dt, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से 4 और t कॉमन ले लिया, 4t कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ d बचा और यहाँ t बचा। बात समझ में आ गई, 4 से 4 कैंसिल। तो आइस का जो वेट आएगा वो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू πt इंटू d + t इंटू 1, ठीक। तो ये निकल के आया हमारा आइस का डेंसिटी का फार्मूला, ठीक। सॉरी, आइस का वेट का फार्मूला ये निकल के आया। इसी तरीके से जो ये W क्या लिया था हमने, विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो विंड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है
हॉरिजॉन्टली, ठीक, क्षैतिज दिशा में, वह लिया हमने, ठीक। डब्ल्यू कितनी लेंथ पर लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पर लग रहा है कंडक्टर की। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यही तो होता है भाई। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यही तो होता है। तो फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू विंड प्रेशर पर यूनिट एरिया इनटू प्रोजेक्टेड एरिया पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो विंड प्रेशर ये हो गया और एरिया ये हो गया, D + 2T इंटू 1, ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, विंड का जो हमारा फोर्स लग रहा है वो निकल के आ गया। अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने निकालनी है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वो सॉरी टेन थीटा इक्वल टू, हमें टेन थीटा निकालना है ना, तो थीटा ये है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये, यही तो होगा, WT अपॉन ये कितना है, वो सॉरी टेन थीटा इक्वल टू ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली, तो ये जितनी ये है उतनी ये, तो W अपॉन W + WI, यही तो होगा टेन थीटा इक्वल टू। तो टेन थीटा इक्वल टू W अपॉन W + WI। और सेक का फॉर्मूला ये होता है, देखो यहाँ पे, वहाँ पे हम सेक नॉर्मल कंडीशन में इससे निकाल रहे थे, WL² अपॉन 8T से, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में हम इससे सेक निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे S इक्वल टू WT L² अपॉन 2T, WT इससे निकालेंगे, ठीक है, WT इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक। और ये हमें, ये क्या है, कंडक्टर का वेट है, ये क्या है, आइस का वेट, और ये विंड का प्रेशर, जो हवा के प्रेशर लग रहा है वो। आइस का वेट जो इससे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, वो सॉरी आइस का जो फोर्स लग रहा है वो, या वेट, वो इससे निकालेंगे। और विंड जो हवा का जो बल लग रहा है वो इससे निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो सेक जो है इस कंडीशन में पहाड़ी एरियो पर, जहाँ पे हमारा कंडक्टर का वेट काम करता है, बर्फ़ का वेट काम करता है, और हवा का जो बल लगता है वो काम करता है, उसके लिए ये फार्मूला होता है सेक निकालने के लिए, ठीक। इस फॉर्मूले से सेक निकालते हैं वहाँ पे, बात समझ में आ गई, ठीक। इस फॉर्मूले से सेक निकालते हैं। और एक होती है वर्टिकल सेक। तो वर्टिकल सेक का फॉर्मूला होता है S इंटू कॉस थीटा, उससे निकालेंगे, उस वाले उससे ग्राफ से, ठीक। तो वर्टिकल सेक अगर निकालना है तो S इंटू S मतलब ये वाली सेक इंटू कॉस थीटा किससे निकालोगे, इससे निकालोगे कॉस थीटा, ठीक है। ठीक, तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है, यही तो निकालोगे कॉस थीटा। तो W + WI अपॉन WT, ठीक। कॉस थीटा ऐसे निकालोगे, ठीक। तो ये इस तरीके से निकालते हैं आइस लोडिंग का। और अब समझ में आ गया होगा कि आइस लोडिंग का बर्फ़, पहाड़ी एरियो पर बर्फ़ का जो लोडिंग हो जाती है, परत जम जाती है उसका, और हवा जो चलती है तेज़, उसका क्या प्रभाव पड़ता है सेक पर। तो ये प्रभाव पड़ता है, पूरा फार्मूला हमारा बदल जाता है, इससे निकालते हैं सेक, ठीक है। और वर्टिकल सेक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।